पर सियासत के साथ। दरअसल बिहार में चुनावी लड़ाई वक्फ कानून को फाड़ने पर आ गई है। कल आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने वक्फ कानून फाड़ने की बात कही, तो दूसरे दिन तेजस्वी यादव ने भी सरकार बनने पर वक्फ कानून फाड़ने की बात कहकर सियासी आग में घी डाल दिया। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग पूरे दान में फेंकने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। अब सियासत बिल को फाड़ने पर उतर आई है। चुनावी रैली में तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा, सत्ता में आए तो वक्फ कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। इससे पहले आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने भी इसी तरीके का बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग पूरे दान में फेंकने का काम करेंगे। तेजस्वी के बिल फाड़ने वाले बयान पर बिहार की सियासत भी सुलग गई है। एनडीए ने तेजस्वी को चौतरफा घेर लिया। एनडीए के नेताओं ने कहा, तेजस्वी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। वक्फ बिल अपने उस अल्पसंख्यक समाज के गरीब भाइयों बहनों के लिए है, उसके हक के लिए है, उसकी उन्नति के लिए है। इसका मतलब कि आप हमारे अल्पसंख्यक भाइयों में जो गरीब है उस पर आप अत्याचार करेंगे, आपकी सरकार आएगी और नहीं आपका बिल फाड़ पाएंगे। अरे वक्फ बिल जो है पास हो चुका है, अब कौन बिल आएगा? अब तो पास हो चुका है पार्लियामेंट से, कानून बन चुके हैं। इसलिए इस तरह की गलतफहमी किसी को नहीं पालनी चाहिए। मूर्खता पर मैं क्या कहूं, ये संसद का कानून है। संसद के द्वारा पारित कानून को संसद ही वापस ले सकती है। वक्फ संशोधन कानून को संसद ने अप्रैल महीने में पारित किया था। एनडीए की सरकार ने इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को सशक्त करने वाला कानून बताया। इस कानून को लेकर एक दिन पहले ही आरजेडी के एमएलसी मोहम्मद कारी शोएब ने विवाद खड़ा करते हुए कहा था कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो वक्फ बिल फाड़कर फेंक देंगे। अब तेजस्वी ने खुद बिल को फाड़ने वाला बयान देकर बिहार की चुनावी तपिश को और बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। वहीं यूपी के कई अहम मुद्दों पर बात भी की। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी के यूपी में कई दौरे होंगे, जहां वो 2027 के एजेंडे को धार दे सकते हैं। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सीएम योगी और पीएम मोदी की मुलाकात करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में बीजेपी संगठन में प्रस्तावित बदलाव और मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी यूपी में आगामी कई आयोजनों में मौजूद रह के यूपी के सियासी पारे को बढ़ाएंगे। सीएम योगी के यूपी में विकास के एजेंडे के सहारे बीजेपी अयोध्या से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे पर विपक्ष को चित करने में जुटी है। योगी जी और मोदी जी की जो जोड़ी है, यह एक डबल इंजन की सरकार देश को और प्रदेश को द्रुत गति से आगे ले जा रही है। जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य और अपराध से ग्रसित राज्य माना जाता था, आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण वह जो है एक औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। सीएम योगी ने पीएम मोदी से करीब 1 घंटे की मुलाकात में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन और 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराने का आमंत्रण दिया। वहीं लखनऊ में आयोजित होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी स्काउट गाइड जम्बूरी के लिए भी आमंत्रित किया।
राजनीति के जानकार 2027 के चुनावों के लिए इसे बीजेपी की बड़ी रणनीति मान रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जो योजनाएं, विकास की योजनाएं हैं, इनके मार्फत सरकार में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये साबित करेगी, पब्लिक के बीच ये कहेगी कि नहीं, हमने विकास भी किया है, और जो अयोध्या में हिंदुत्व का मुद्दा है उसके लिए कहेगी नहीं, हमने अपनी जो हिंदुत्व की का जो विषय है, विकास और हिंदुत्व दोनों को लेकर ही हम काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने पीएम मोदी को विकसित यूपी 2047 के विजन से अवगत कराया, जिसमें यूपी की 8 साल की विकास यात्रा के बारे में सीएम योगी ने पीएम मोदी को बताया। पीएम मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां तेज हैं। यानी कि विकास के एजेंडे और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देते हुए भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। देश का सिर झुकाने वाले, इंदौर को शर्मसार करने वाले वहशी अकील की आज क्राइम कुंडली खुलेगी। आरोपी इतना बेखौफ था कि जिसने ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से एक बार नहीं 2 बार छेड़छाड़ की। इस आरोपी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इसके अपराधों की फेहरिस्त देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। पुलिस का कहना है कि आरोपी पर एनएसए लगेगा। देखिए रिपोर्ट। मेहमानों का अपमान, भरोसे पर प्रहार। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़। इंदौर के दामन पर दाग। अकील की शर्मनाक करतूत, देश शर्मसार। बेटियां नहीं सेफ, इंदौर शर्मिंदा है। वहशी अकील की क्राइम कुंडली। जिसकी शर्मनाक करतूत ने देश का सिर झुका दिया, उसकी गंदी निगाहों ने इंदौर के दामन पर दाग लगा दिया। जिसकी हरकतें सवाल बनकर खड़ी हो गई। क्या इंदौर में बेटियां सुरक्षित नहीं? क्या देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ऐसी गंदी निगाहों वाले शैतान बेखौफ होकर घूम रहे हैं? ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर के साथ हुई छेड़छाड़ सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। आखिर क्यों हुआ मेहमानों का अपमान? इंदौर की तहजीब तो ऐसी नहीं है, लेकिन गंदी निगाह वाले अकील जैसे मनचले बदनुमा दाग लगा देते हैं। जो आरोपी लड़खड़ा रहा है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा, उसका ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ करने के बाद आरोपी अकील शेख गली गली से ऐसे बाइक से भाग रहा था। आरोपी की बाइक बहन हिना बी के नाम से रजिस्टर्ड है। 4 दिन पहले ही आरोपी ने नई बाइक खरीदी थी। इस बाइक नंबर से पुलिस आरोपी तक पहुंच गई थी। पुलिस की क्राइम डायरी में लिस्टेड बदमाश है, आलतक अपराधी है अकील शेख। इस वहशी की जन्म कुंडली सुनिए। पेशे से पेंटर, 1 दर्जन अपराध दर्ज। जेल से सजा काट कर बाहर आया था। 4 महीने पहले भैरवगढ़ जेल में बंद था। अकील उर्फ नाइट्रा लूट डकैती में माहिर है। हत्या का प्रयास, ड्रग तस्करी, अड़ीबाजी का इल्जाम है। पेशे से पेंटर अकील की कुंडली सुनकर आप समझ सकते हैं खतरा कितना बड़ा हो सकता था। ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ कुछ भी हो सकता था। अकील शेख जो है, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इसके खिलाफ लगभग 10 से 12 अपराध पंजीबद्ध है शहर के विभिन्न थानों में, दूसरे जिले में भी। और ये जो पेशे से पेंटर है और इसका जो मूल रूप से खजराना का रहने वाला था, लेकिन अभी आजाद नगर रह रहा है। इसके माता पिता मजदूर हैं। तो इसको फिलहाल अरेस्ट किया गया था और 1 दिन की पुलिस रिमांड ली गई थी। तो आज 1 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म होगी, तो इसको फिर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर जीआर के लिए अप्रोच किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे में एक युवक नजर आ रहा है तो कोहनी मारते हुए निकल रहा है। कोहनी मारते हुए यहाँ से वो निकल रहा है। बस इसके अलावा मुझे आपने देखा था? नहीं, सीसीटीवी कैमरे में आया है वो, ऐसी जानकारी लगी मुझे। सीसीटीवी कैमरे को क्या जब्त कर लिया गया? हाँ, वो डीवीआर लेके गए।
इस मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या नसीहत दी है, ये भी सुनिए। कोई सा भी खिलाड़ी हो कहीं पर भी जाता है, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं तो कम से कम एक लोकल आदमी को तो बताते ही हैं। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें। क्यों सवाल है कि आखिर चूक कहाँ हुई, तो इसका जवाब नहीं है पुलिस वालों के पास। बस जवाब यही है कि जांच की जा रही है। ये जो इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिस तरह के मैचेज होते हैं, उनके कई स्टेक होल्डर होते हैं, उनके खुद के भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि BCCI हो या फिर MPCA हो या फिर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट। तो इसमें ऑलरेडी इनकी सबके अपने अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसमें एक जॉइंट मीटिंग ली जाकर और इसमें एक प्रोटोकॉल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सेट किए गए थे। अब उसमें कहाँ कमी आई है इसको एग्जामिन किया जा रहा है सीनियर लेवल से और उसमें देखा जा रहा है। समाज में घूम रहे ऐसे दरिंदों की वजह से ही इंसानियत दागदार होती है, भरोसे पर प्रहार होता है। आखिर ऐसे अकील कब तक देश का सिर शर्म से झुकाते रहेंगे? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दिल्ली पुलिस ने ISIS के जिस खतरनाक मॉड्यूल का खुलासा किया था उसमें अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। भोपाल के निशातपुरा से गिरफ्तार 20 साल के सैयद अदनान उर्फ अबू मोहम्मद की सोच खौफनाक थी। अदनान खुद को मास्टर मोस्ट वांटेड आतंकी हक्कानी का अनुयायी मानता था और 2024 में ज्ञान व्यापी मामले में फैसला सुनाने वाले जज को धमकी भी दी थी। देखिए रिपोर्ट। एक पढ़ा लिखा लड़का जो CA की तैयारी कर रहा था, कैसे बना ISIS का कट्टर जिहादी। सैयद अदनान ने 12वीं में 97% मार्क्स लाए। उसके पिता सैयद गुलफाम एक नामी कंपनी में अकाउंटेंट हैं। परिवार भोपाल के इंडस रिजेंसी कॉलोनी के मकान नंबर A46 में पिछले 6 साल से रह रहा था। पड़ोसी बताते हैं कि अदनान फिटनेस का शौकीन था, रोज कोचिंग जाता, घर के फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में घंटों पढ़ाई करता, लेकिन ये सब एक नकाब था। संदिग्ध ISIS आतंकी मोहम्मद अदनान खान और अदनान खान से UP ATS कर रही है पूछताछ। दोनों अदनान इन दिनों दिल्ली स्पेशल सेल की कस्टडी रिमांड में हैं। UP ATS की एक टीम इन दोनों से पूछताछ करने के लिए कई दिनों से नई दिल्ली में अपना डेरा डाले हुए है। बीते दिनों दिल्ली स्पेशल सेल ने मूल रूप से एटा के रहने वाले मोहम्मद अदनान खान को नई दिल्ली के सादिक नगर से किया था गिरफ्तार। अंधेरे में उसकी असलियत छिपी थी। 2024 में ज्ञानवापी मस्जिद केस के फैसले वाले जज को धमकी थी। जज को काफिर तक कहा। आतंकी अदनान के खिलाफ दर्ज FIR में ज्ञानवापी पर फैसला देने वाले जज को टारगेट करने का जिक्र है। इसी कट्टर कमेंट से आकर्षित होकर दिल्ली का एक अदनान उर्फ मुहारिद ने सोशल मीडिया पर संपर्क किया। दोनों डार्क एप्स टेलीग्राम IMO के जरिए सीरिया के ISIS कमांडर से जुड़े। वहां से टारगेट मिला कि भारत में दहशत फैलाओ। अदनान खुद को मोस्ट वांटेड आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी का अनुयायी मानता था और हक्कानी जैसा बनने की कोशिश में जुटा था। UP ATS ने अदनान खान को 2024 में जेल भेजा था। उस पर आरोप था कि उसने ज्ञान व्यापी प्रकरण के दौरान कुछ आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया में डाली थी। 2024 में ही अदनान खान जमानत पर बाहर आ गया था, लेकिन सीरिया में एक हैंडलर से जुड़कर ये दोनों अदनान जिहादी और कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। त्योहारी सीजन के दौरान इन दोनों की पूरी प्लानिंग थी कि नई दिल्ली में कोई बड़ा विस्फोट किया जाए। जांच में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लखनऊ FSL रिपोर्ट के मुताबिक अदनान ने बीजेपी के एक बड़े नेता की फोटो एडिट कर उस पर उर्दू में काफिर लिखा। 2024 में रिलीज हुई फिल्म हमारे 12 के खिलाफ सोशल मीडिया पर उग्र पोस्ट शेयर किए। इंस्टाग्राम पर खिलजी नाम से फेक अकाउंट चलाता। व्हाट्सएप ग्रुप्स में धार्मिक कट्टरता की सामग्री बांटता। अपने दिल्ली वाले साथी के साथ हथियार जुटाने की प्लानिंग कर रहा था। इस बात के सबूत मिले थे कि मोहम्मद
अदनान को भोपाल का अदनान खान जिहादी और कट्टरपंथी वीडियो भेज रहा है, जिन्हें एडिट करके सोशल मीडिया में प्रसारित कर रहा था मोहम्मद अदनान के कब्जे से कुछ विस्फोटक सामग्री और जिहादी साहित्य भी बरामद हुआ है। 18 अक्टूबर सुबह 4 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भोपाल एटीएस की मदद से अदनान को उसके घर से दबोच लिया। कमरे से धार्मिक कट्टर किताबें, लैपटॉप, मोबाइल जब्त। संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद। पूछताछ में अदनान ने कबूल किया कि रोज 8 से 10 घंटे अकेले बैठकर मिशन प्लान करता था। दिल्ली के मॉल और पार्क्स की उसने रेकी भी कर रखी थी। बस त्योहारों पर फिदायीन अटैक की ट्रेनिंग ले रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड के चाईबासा से आई यह खबर पूरे स्वास्थ्य तंत्र को हिला देने वाली है। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के आरोप के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर जांच में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। चाईबासा में सरकारी अस्पताल की गंभीर लापरवाही। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को चढ़ाया गया HIV संक्रमित खून। जानलेवा लापरवाही की जांच में जुटा स्वास्थ्य विभाग। चाईबासा सदर अस्पताल का ब्लड बैंक अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, जिसका असर ये हुआ कि 7 बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। हाई कोर्ट ने इस गंभीर मसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य सचिव और सिविल सर्जन से जवाब तलब किया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच टीम को एक्टिव कर दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के एक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के HIV संक्रमित पाए जाने के बाद उसके परिजनों ने सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक पर HIV संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप लगाया था। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्वास्थ्य विभाग को ये नोटिस दिया गया कि इस बारे में जांच रिपोर्ट सौंपा जाए। स्वास्थ्य विभाग की 5 सदस्यीय टीम चाईबासा सदर अस्पताल पहुंच चुकी है। टीम की अगुवाई निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार कर रहे हैं, जिसके बाद जांच में पता चला कि शिकायत करने वाले बच्चे के अलावा 6 और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए। इन्फेक्शन जो है उसकी जांच की जा रही है, आखिर कैसे संक्रमण उसमें आया, तो उसके लिए सिविल सर्जन से मैंने बात की है और यहाँ के जो अस्पताल के उपाधीक्षक हैं और प्रोग्राम से संबंधित जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं उन सभी लोगों को मैंने जांच के क्रम में बताया कि आप इसका प्रचार प्रसार करिए और सभी लोगों का जो है बच्चों का ब्लड जांच कराइए। जांच के शुरुआती नतीजे बताते हैं कि ब्लड बैंक में संक्रमण जांच की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित कर्मचारियों के सैंपल लेकर रिपोर्ट मंगाई है। प्रभावित बच्चों का इलाज शुरू कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर जनता से वादों की झड़ी लगा दी है। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए। तेजस्वी के वादों पर सियासत सुलग गई। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। चुनावी मौसम में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर वादों की झड़ी लगा दी है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने कई चुनावी वादे किए। तेजस्वी ने कहा, अगर महागठबंधन की सरकार सत्ता में आई तो पंचायती राज प्रतिनिधियों के भत्ते दोगुने किए जाएंगे।
पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन दिया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों को 50 लाख का बीमा कराया जाएगा। पीडीएस दुकानदारों को मानदेय मिलेगा। तेजस्वी यादव ने छोटे कामगारों के लिए भी बड़ी घोषणा की। तेजस्वी ने नाई, कुम्हार, लोहार और मेहनतकश लोगों को 5 साल में 5 लाख की मदद देने का ऐलान किया। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। जो पीडीएस है यानी जन वितरण प्रणाली वितरक जो है उनके मानदेय जो है हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। जनता ने पिछली सरकार को 20 साल मौका दिया और अब हम सिर्फ 20 महीने मांग रहे हैं। हम सारे वादों को पूरा करेंगे। बिहार की जनता ने इन लोगों को 20 साल का मौका दिया। हम केवल बिहार की जनता से 20 महीने का समय चाहते हैं और मुझे पूरा भरोसा है बिहार की जनता पर, अपने मालिकों पर, कि इस बार बदलाव भी होगा और नई सरकार भी बनेगी। तेजस्वी के वादों पर बिहार की सियासत भी सुलग गई है। एनडीए ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी को 20 दिन भी नहीं देने वाली। एनडीए ने तेजस्वी को जुमलेबाज बताया। अब जब इलेक्शन 5-6 दिन 10 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा तो जुमलेबाजी शुरू कर दी है। यानी कांग्रेस और राजद की जुमलेबाजी में बिहार की जनता और मतदाता आने वाली नहीं है। शायद तेजस्वी जी बहुत पीछे छूट गए हैं। क्या बात करेंगे श्री तेजस्वी यादव जी? 15 साल के कुशासन उनके माता पिता के लोगों ने देखा है। बिहार उनके अब झांसे में आने वाला नहीं है। देखिए, उनके पास 56 इंच की जीभ है और एनडीए के पास 56 इंच का सीना है। अब अपने 56 इंच के जीभ ले जितना तोरा बोले के वो बोलत रहा। आपकी पहचान जंगल राज की है। आपकी पहचान नौकरी के बदले जमीन लेने की है। आपकी पहचान बिहार को लूटने की है। जो उपाधि चोर होगा, जो जन नायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चोरी करके खुद को जन नायक कहवा रहा है, ऐसे लोगों से उम्मीद ही की जा सकती है। पंचायती राज के प्रतिनिधि आपके बदौलत हैं। उनके मान, सम्मान और स्वाभिमान और मानदेय की चिंता नीतीश कुमार जी ने किया है। 2025 के चुनावी रण में तेजस्वी यादव ने वादों की बौछार शुरू कर दी है। तेजस्वी के कुछ वादे ऐसे भी हैं जिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी के वादे लोगों को लुभा पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।